सत्ता में अब बात करते हैं उस विजय की जिसकी बहुमत वाली राह में मौजूद कांटे अब दूर हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि स्पष्ट आंकड़ों के साथ अब दूर हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से पूरे देश की नजर तमिलनाडु में सत्ता वाली हलचल पर है। आज भी तमिलनाडु से कई बड़े अपडेट हैं, जिसमें वहां के नए सुपरस्टार विजय थलापति के लिए शुभ समाचार है, जिसकी कहानी वीसीके के समर्थन पत्र वाली ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार तमिलनाडु में विजय थलापति की सत्ता का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। थोड़ी देर पहले विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की। विजय के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुमत वाले आंकड़ों को लेकर संवैधानिक सवाल उठ रहे थे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पर भी कई सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें, विजय थलापति 3 दिन राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन तीनों दिन राज्यपाल ने यह कहकर सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया कि उन्हें 118 बहुमत वाला समर्थन पत्र चाहिए। आज फिर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। अब विजय थलापति को नंबर मिल चुका है। अब यह संख्या 121 तक पहुंच चुकी है। अगर विजय थलापति अपनी 2 सीट में से 1 से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद भी नंबर 120 रहेगा, यानी बहुमत से 2 विधायक ज्यादा। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आप जान लीजिए। आज 2 विधायक वाली पार्टी वीसीके ने समर्थन की घोषणा कर दी। वीसीके ने राज्यपाल को चिट्ठी देकर टीवीके को समर्थन देने की जानकारी दी है। आज वीसीके दफ्तर के बाहर टीवीके और वीसीके के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। वीसीके के बाद IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। पार्टी के पास 2 विधायक हैं। तमिलनाडु में सत्ता वाली इस कहानी में राज्यपाल का जिक्र बार बार हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल को जनादेश का संवैधानिक रूप से सम्मान करना चाहिए। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर राज्यपाल की भूमिका त्रिशंकु वाली स्थिति में क्या होती है और देश में अब तक क्या होता रहा है। इसके कई उदाहरण भी हैं। कुछ चीजें स्पष्ट हैं। जब भी किसी राज्य में त्रिशंकु सरकार की स्थिति बनती है तो राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाती है। राज्यपाल कई फैसले अपने विवेक से लेते हैं। इसका अधिकार भी संविधान से उन्हें मिला है। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाता है। राज्यपाल आमतौर पर सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। विजय थलापति 3 बार लोक भवन से लौट चुके हैं। दूसरा है बहुमत का प्रमाण। इसके तहत राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त संख्या है या नहीं। वो औपचारिक समर्थन पत्र की मांग कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण भी विकल्प है। अगर राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं तो वो उन्हें एक निश्चित समय सीमा में विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश है। अगर कोई भी दल निश्चित समय सीमा में बहुमत नहीं जुटा पाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। वैसे विजय के विजय पथ में अभी और भी कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ उदाहरण के साथ इसका विस्तृत विश्लेषण भी आइए करते हैं। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के BS येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। मामला अदालत में जाने के बाद भी BS येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा था, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बनाई। 2019 में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखने को मिली इस तरह की परिस्थिति। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के 15 दिन के बाद भी किसी की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और NCP के बागी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार मात्र 80 घंटे चली।
कहानी सिर्फ राज्यों की ही नहीं है। केंद्र में भी कई बार अल्पमत वाली स्थिति में राष्ट्रपति ने बहुमत नहीं होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का किस्सा भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक है। वर्ष 1996 के आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने परंपरा का पालन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। बहुमत नहीं पूरा होने पर सिर्फ 13 दिन में सरकार गिर गई थी। अगली कहानी और भी दिलचस्प है। 1991 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने पीवी नरसिम्हा राव को सरकार बनाने का न्योता दिया, इस शर्त के साथ कि 4 सप्ताह के भीतर बहुमत साबित करना होगा। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 15 जुलाई 1991 को शक्ति परीक्षण हुआ। शक्ति परीक्षण में नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।